बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 200-250 साल के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उसके बाद बौद्ध धर्म का विस्तार होना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। पहली संगीति, दूसरी संगीति पहले हो चुकी थी, अशोक ने तीसरी संगीति करवाई, फिर चौथी भी हुई श्रीलंका में और कश्मीर में। वो सब हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। लगभग फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी बीसी में, यानी बुद्ध की मृत्यु के लगभग 400 साल बाद, आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में इंडो ग्रीक परंपरा शुरू हो गई है। शासकों की बाद में कुषाण भी आए, इन पर भी बौद्ध धर्म का ठीक ठाक असर पड़ा। इंडो ग्रीक्स में एक राजा हुआ मिलिंद, जिसको मिनिंडर बेसिकली कहते हैं, हम हिंदी में उसको मिलिंद आमतौर पर कह देते हैं। ये बहुत रोचक कहानी है। ये राजा था, इसकी राजधानी थी सियालकोट। उस समय सागल बोलते थे, आजकल सियालकोट बोल देते हैं। राजा तो तरह तरह के होते हैं, ये राजा था बहुत ही ज्ञानी किस्म का। इसको बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। इसने मतलब सारे दर्शन और सारे धर्म जो कुछ था सब पढ़ा हुआ था। और ध्यान रखना कि इंडो ग्रीक परंपरा का है, ग्रीक ट्रेडिशन से आया था। और ग्रीक ट्रेडिशन में अगर आपको ध्यान हो तो 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी, ये जो एरिया है बीसी का, यानी बुद्ध के एकदम बाद और इनसे पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर, ये सब लोग हुए थे। अलेक्जेंडर तो फिलोसफर नहीं है, लेकिन सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल ये फिलोसफर्स हैं, ये सब हुए थे। अगर आपको पता हो कि सोक्रेटिस का दर्शन पर बात करने का तरीका था डायलॉग्स में, इससे प्लेटो ने बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं, है ना। और प्लेटो के डायलॉग्स में प्लेटो एक कैरेक्टर नहीं है, एक कैरेक्टर सोक्रेटिस है, एक कोई और होता है। और सोक्रेटिस, हम मानते हैं कि सोक्रेटिस जो बोल रहा है वो प्लेटो खुद ही बोल रहा है बेसिकली। ये एक सामान्य मान्यता है। डायलॉग्स के फॉर्म में बात करने से क्या होता है, सवाल जवाब होते हैं और बात बहुत आसान हो जाती है। भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शास्त्रार्थ की परंपरा में भी क्या था कि 2 लोग चैलेंज करके बैठे हैं, हजारों लोग ऑडियंस के रूप में हैं, ये तर्क वितर्क कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। तो मिनेंडर उस ट्रेडिशन से था जो सोक्रेटिक डायलॉग्स का ट्रेडिशन था, तो उसे बहुत मजा आता था सवाल जवाब करने में। शास्त्रार्थ की परंपरा भी उसने यहाँ देखी थी। बहुत लोगों से मिल चुका था, सबको हरा चुका था। उससे शास्त्रार्थ करना बड़ा मुश्किल काम था मिनेंडर से। और मिनेंडर को बौद्ध धर्म के बारे में कई लोगों ने बताया, पर उसको तसल्ली नहीं मिलती थी। एक ही सवाल पे आके उसकी आत्मा अटक जाती थी कि अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, जिसपे आप में से कुछ लोगों की आत्मा अटकी हुई है। मिनेंडर की भी अटकी हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर की भी अटकी हुई है। वो कह रहे कि ये कैसी बात है कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म को मान रहे हैं। इस बात से वो भी नाराज थे। तो मिनेंडर को पता लगा कि एक और कोई नया बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत पढ़ा लिखा है। उसका नाम है नागसेन। एक नागार्जुन है, एक नागसेन, दोनों में अंतर है। नागसेन 150-200 बीसी में है, नागार्जुन 150 एडी के आसपास आने वाले हैं। वो साउथ इंडिया से आएंगे, महायान में आएंगे। ये थेरवाद वाला है, सविरवाद, हीनयान, जो भी कहना चाहें, थेरवाद परंपरा का आदमी है। थेरवादी होने का मतलब बुद्ध के ज्यादा नजदीक माना जाना चाहिए। इसने पाटलिपुत्र से सीखा फिलॉसफी, बुद्धिस्ट परंपरा, क्योंकि पाटलिपुत्र उसमें बड़ा सेंटर था उसका। और वहां से सीख के सागल आया। और मिलिंद को पता लगा कि एक नया कोई आचार्य आया है। तो मिलिंद तो इस मूड में जाता था कि इसके मजे लेके आता हूं। तो मिलिंद ने कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो आ जाइए, क्या दिक्कत है। तो राजा मिलिंद अपने रथ पर बैठकर पहुंचे हैं नागसेन के आश्रम में उनसे बात करने के लिए। पूरा चित्र समझ पा रहे क्या हो रहा है। अच्छा, नागसेन को आइडिया था कि थोड़ा शरारती किस्म का राजा है, मतलब अच्छा विवाद करता है लेकिन वो मजे ज्यादा लेता है, उस तरह का भाव उनको आइडिया था ही। दोनों बैठे आमने सामने, कई लोग सुन रहे थे। तो मिलिंद ने पहला सवाल पूछा कि भंते बोलते बौद्ध परंपरा में जो भिक्षु होते हैं उनको, भंते आपका नाम क्या है। नागसेन ने कहा, मुझे नागसेन नाम से लोग पुकारते हैं, किंतु इस नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिलोसफर है ना भाई, फिलोसफर आदमी सीधी बात करते, फिर फिलोसफर किस बात का हो। तो गौर से सुनिए क्या जवाब दिया उसने। कहा, लोग मुझे नागसेन नाम से पुकारते हैं, किंतु नागसेन नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो उसी में उछल गया। क्या बात हुई यार, बड़े बड़े दार्शनिक देखे, ये तो अलग टाइप का लग रहा। उसने कहा, अगर नागसेन नाम से आपका संबंध नहीं है तो ये वस्त्र जिसने पहने हुए हैं, जो भिक्षा लेता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, जो मेरे साथ बातचीत कर रहा है, वो कौन है। तो नागसेन को लग गया कि अब इसको ठीक करने का समय आ गया है। नागसेन ने कहा, वो ठीक है राजन, आप ये बताएं कि आप कैसे आए हैं, पैदल या रथ से।
उससे कहा मैं रथ से आया हूं। बोले अच्छा, तो ये बताइए कि क्या रथ उन घोड़ों का नाम है जो रथ में लगे हुए हैं? उसने कहा नहीं। तो क्या रथ उस चेसिस का नाम है या उस स्ट्रक्चर का नाम है जिसके ऊपर रथ आपका बनाया गया है? नहीं। क्या रथ वो पहिए हैं जो उस प्लेटफॉर्म के नीचे लगे हुए हैं? उससे कहा नहीं। तो क्या रथ वो पोल है, खंबा है जिसको पकड़ के सारथी या आप खड़े होते हैं? बोला नहीं। क्या रथ वो धुरी या एक्सेल है जो पहियों के बीच में लगा हुआ है? नहीं, रथ वो भी नहीं है। क्या रथ वो ध्वज है जो रथ के ऊपर लगा हुआ है? रथ वो भी नहीं है। क्या रथ वो आसन है जिसके ऊपर आप बैठते हैं रथ के ऊपर? रथ वो भी नहीं है। तो रथ क्या है? तो उसने कहा कि भंते, आपने जितनी सारी वस्तुएं बताई, और रस्सियां छूट गई भी, रस्सी भी पूछा उसने, काठी घोड़े की जो है वही पूछा कि भंते आपने जितनी वस्तुओं का नाम लिया उन सबका संघात ही रथ है। फिर पूछा रथ उन सबका संघात है या रथ को उनका संघात मान लिया जाता है? उसने कहा मान लिया जाता है। तो जिसका नाम रथ है उसकी सच में कोई सत्ता है या केवल एक मानी गई सत्ता का माना गया नाम है? तो जी माना गया नाम है। क्या रथ नाम का उन वस्तुओं से कोई संबंध है जिनको मिलाकर कुछ बनाकर आप उस पे आए हैं? तो नहीं है। वैसे ही नागसेन नाम का मुझसे कोई संबंध नहीं है। धुआं निकाल दिया उसका, छक्के छुड़ा दिए उसके मिलिंद के। मिलिंद को समझ में आ गया कि भैया वो टेढ़ा आदमी है, संभल के बात करनी पड़ेगी। तब फिर मिलिंद उस मंत्र में आ गया, स्वामी आप कहाँ थे, अब आप ही बताइए कि आप कौन हैं और ये आत्मा क्या होती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे आप लोगों की उम्र मेरे ख्याल से 20 से 30 के बीच में लगभग आप सबकी उम्र होगी, ठीक है। अगर फोटो उपलब्ध हो जिसमें आप 2 दिन के हैं, उस समय होती थी ऐसी फोटो, हैं आप लोगों की? 10 दिन वाली तो होगी ही, 1 महीने वाली तो होगी ही। 2 दिन वाली फोटो देखो, उसके बाद 2 साल वाली देखो, उसके बाद देखो 10 साल वाली, उसके बाद देखो 20 साल वाली फोटो। क्योंकि आप हैं और आप ही देख रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये मैं ही हूं। पर बहुत संभव है कि कोई और व्यक्ति देखे तो ना पहचान पाए, ठीक। अब सवाल है कि ये कैसे साबित करें कि आप वही व्यक्ति हैं जो आज से 19 साल 11 महीने 28 दिन पहले ऐसे दिखते थे। कैसे माने कि वही व्यक्ति? चेहरा बदल गया, आकार बदल गया, कोशिकाएं 7 साल में बदली जाती हैं। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी कहां बचा जो 2 साल की उम्र में मेरे अंदर था, 2 दिन की उम्र मेरे अंदर था? कैसे डिसाइड करें कि ये व्यक्ति शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है? ये फिलॉसफी की बड़ी समस्या मानी जाती है। एक पर्सन शुरू से अंत तक एक ही पर्सन है, ये कैसे डिसाइड करें? पर्सनल आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। और नागसेन दरअसल पर्सनल आइडेंटिटी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। और जवाब कैसे दे रहे हैं? उन्होंने 5 चीजों का जिक्र किया। बोले कि जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, हम कुल मिला के 5 चीजों की बात करते हैं। उसमें से पहली चीज होती है रूप। रूप का मतलब है फिजिकल पार्ट ऑफ पर्सन, हाथ, पैर, माथा, नाक, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब। और जो फिजिकल पार्ट है वो अपने आप में एक ही है, वो भी बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं अलग अलग। हाथ अलग एग्रीगेट है, कान अलग एग्रीगेट है, बहुत सारी कोशिकाओं का है ना। तो जो रूप है ये फिजिकल है, ये भी अपने आप में एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट्स है। बहुत सारे संघातों का एक संघात है। जैसे रथ की बात हम कर रहे थे ना, वैसे रथ पहिए से, प्लेटफॉर्म से, एक्सल से मिलकर बना है। क्या पहिया एक ही वस्तु है? उसके अंदर ही बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। तो रथ बहुत सारे संघातों का संघात है। ऐसे ही मेरी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स जो अपने आप का संघात है, उनका संघात है, एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट्स है। दूसरी चीज कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना एक प्रवाह के रूप में काम करती है, स्ट्रीम के रूप में काम करती है। तीसरी चीज संस्कार, यानी कि मेरे जो कर्मों की प्रवृत्तियां हैं, कर्म शेष है। और जैसा बुद्ध भी कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि मेरे कर्मों का जो बैलेंस है वो कोडिफाइड फॉर्म में मेरे कॉन्शियसनेस में रहता है, चेतना में रहता है। चौथी चीज है वेदना। वेदना का मतलब यह बुरे भाव से नहीं है, इसका मतलब अनुभूतियां, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने फील किया कभी ना कभी, अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां भी इस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं। और अंतिम बात है संज्ञा। संज्ञा का बेसिक मतलब क्या होता है कि मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, मेरा सारा ज्ञान, मेरे सारे जो प्रत्यक्ष हुए, जो जो चीज़ें मुझे दिखी, जो मेरी मेमोरीज हैं,
ये सारी चीजें, भाई जितना मेरे जीवन भर में ज्ञान अर्जित किया वो भी तो मेरी चेतना का पार्ट हो गया ना। तो मेरी कॉन्शियसनेस अपने आप में और कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड इंप्रेशंस, फीलिंग्स और परसेप्शन या नॉलेज जिसको आप कहेंगे, इन सारी चीजों को संघात के रूप में देखें तो वो कहते हैं पंच स्कंधों का संघात। ये जो 5 हैं, सरल भाषा में 5 एग्रीगेट्स हैं, इनका एग्रीगेट ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसी के बेस पर हम किसी इंडिविजुअल समझेंगे। इसमें ये क्योंकि फॉर्मल चीज है, मतलब बॉडी वाली चीज है, शरीर की चीज को हटा दीजिए, ये 4 चीजें जो हैं इनको मिला के ही हम आत्मा कह देते हैं। आत्मा इनसे अलग कुछ भी नहीं है, ये नागसेन कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नागसेन के हिसाब से शरीर को अगर हटा दें, वो तो कह रहे हैं कि शरीर को मिला के आप किसी व्यक्ति को डिफाइन कर सकते हैं। 5 स्कंधों का संघात है, 5 में से एक शरीर के बारे में है, तो थोड़ी देर के लिए उसको हटा देते हैं। ये 4 कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं कहता हूं मेरी आत्मा, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस जिसके साथ 3 चीजें कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्टेड है? मेरे कर्मों के इंप्रेशंस क्या क्या हैं, मेरी फीलिंग्स अब तक की क्या क्या हैं, उनकी सारी मेमोरीज, और मैंने अब तक जो ज्ञान अर्जित किया वो सब उसमें कोडिफाइड है। तो मेरे ज्ञान, मेरी अनुभूतियों और मेरे कर्मों के बैलेंस की कोडिंग से कोडिफाइड कॉन्शियसनेस, यही है जिसको लोग आत्मा कहते हैं। हम इसके लिए किसी वस्तु को क्यों कल्पना करें, हम चेतना के प्रवाह में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये नागसेन ने कहने का प्रयास किया है।